आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत को करीब 1 महीना हो गया है। 28 फरवरी को ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था, जिसमें अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई थी। उस वक्त अमेरिका को लग रहा था कि उसने ईरान को हरा दिया है और वो जीत के बेहद नजदीक यानी करीब पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमलों ने ट्रंप की इस सोच को बदल दिया। 4 हफ्तों में दर्शकों, 4 हफ्तों में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जरिए जो है उस पर अपने तेवर दिखाए। यानी जो अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले कर रहे थे उस पर अपना पलटवार किया। उन्होंने ट्रंप को समझौते की दहलीज पर पहुंचा दिया। हालांकि अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के बाद ही दम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ट्रंप ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाए और ना ही ईरान को झुकाने में कामयाब हुआ। ऐसे में ट्रंप का हौसला अब जवाब देने लगा है। जिस तरह से वो सीजफायर को लेकर बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, उससे लग रहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका बुरी तरह घायल हो गया है। ईरान में अपनी पसंद की सरकार लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग के 4 हफ्तों में ही एग्जिट का रास्ता तलाशने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस जंग में बाजी ईरान ने इस वक्त मार ली है और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ट्वीट किया है, जिसमें समथिंग न्यू लिखा है। अब यह समथिंग न्यू क्या है? एक बार फिर से गीदड़ भभकी है या वाकई कोई समथिंग न्यू जो लिखा गया उसके जरिए एक सरप्राइज देने की कोशिश ट्रंप साहब कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप क्या कुछ बड़ा करने की फिराक में है। लेकिन ट्रंप ऐसा कौन सा कदम उठाने वाले हैं, इस पर अभी बड़ा राज बना हुआ है। इस वजह से क्योंकि ट्रंप साहब लगातार एक के बाद एक दावे जो है उनके निकलकर सामने आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मीडिया से बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, फिर कहते हैं सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये मानसिकता और उनके मन में क्या चल रहा है ये कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। ये बता रहा है कि सोशल मीडिया पर जो दावे ट्रंप साहब कह रहे हैं उसमें और हकीकत में कितना अंतर है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका इजराइल जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जो है वो पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद हो 28 फरवरी की तारीख जब ट्रंप साहब ने खामनेई की मौत की पुष्टि जो है वो की थी, अयातुल्लाह अली खामनेई। और उस दौरान उस हमले से पहले एक तस्वीर सामने आई थी जब ईरान में 2 तबका निकलकर सामने था। एक जो खामनेई के साथ था और दूसरा जो विरोध में थे, जो उस रिजीम के विरोध में थे। वो लगातार विरोध कर रहे थे और तभी ट्रंप साहब ने मौका तलाशा और कहा कि हेल्प जो है वो रास्ते में। अब ऐसे में 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है ट्रंप साहब की कि अब तक जो दावा रिजीम चेंज को लेकर कर रहे थे वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देता। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर अजिताभ विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले आशीष सर आपका रुख करना चाहूंगा, ट्रंप इस वक्त क्या ईरान की जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या ईरान ट्रंप के गेम में फंसा हुआ है? क्योंकि 4 हफ्ते बीत गए सर, और जिस ट्रंप ने यह दावा किया था कि भाई साहब वहां पर तो सत्ता परिवर्तन करके ही मानेंगे, लेकिन अभी भी वो खींच सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं लेकिन ईरान में नहीं दिख रहा है। आशीष, थोड़ा सा ट्रंप को भी
न्यूट्रली एसेस करने की जरूरत है। जनरली मैंने देखा है कि अमेरिकन मीडिया और उसके बाद वेस्ट एशिया तो डेफिनेटली उनके खिलाफ थोड़ा बायस दिखता है। देखिए, उनका पर्सनल जो अप्रोच है कि कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे रिट्रैक्ट कर जाते हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, आउट एंड आउट बिजनेसमैन है, तो उनको इस तरह की कोई ट्रेनिंग, कोई फॉर्मल। दूसरा, एक डिक्टेटोरियल अप्रोच है हाँ। कि मैं ही सब कुछ हूं। तो ये शॉर्टकमिंग्स है उसके पर्सनालिटी में, लेकिन कुछ एक आध विजन्स हैं, उसके ग्लोबल विजन्स हैं, जिनसे पर्सनली मैं सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने डिटेक्ट किया है कि मेजर ग्लोबल चैलेंजेस में खमैनी रजीम एक थी, हाँ। ड्रग्स एक है, हाँ। ओपन बॉर्डर पॉलिसी जिसे इमिग्रेशन के तहत पूरे दुनिया में एक एक मिशन चल रहा है, डेमोग्राफिक मिशन, उसके बारे में आगे बात होगी। तो ये तीन चार चीजों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है, और वो जानते हैं कि उनके पास टाइम कम है, तो बेलिजरेंट कभी मतलब बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटीज जाके उसको पुश करते हैं, हाँ। और उसको सेकंड करने के लिए अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। अभी उनके तीन चार मेजर कंसर्न्स होंगे ईरान वॉर को लेके। एक, अमेरिकन सोल्जर्स। हाँ। तो कल जो सऊदी में हमला हुआ है, वो उससे उनको काफी डैमेज होगा, उनके इमेज को, क्योंकि ऑलरेडी उनकी अपनी मीडिया उसको लेकर उठ गई है कि 12 अमेरिकन सोल्जर्स को सुल्तान एयरबेस पे सऊदी अरेबिया में हिट किया गया है, एक और जहाज नष्ट हो गया। मतलब ईरान ने एक बहुत ही पोटेंट स्ट्राइक करी है कल सऊदी पे, तो ये उनको डिफेंसिव मोड में ले जाएगा। दूसरा, खार्ज और हॉर्मुज पे उनको क्या करना है, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजने हैं कि नहीं भेजने हैं, ये उनका एक मेजर चैलेंज होगा, और ये वो अकेले नहीं ले पाएंगे, सारे दूसरे डिसीजंस वो खुद लेते हैं। लेकिन इसमें कल हमने देखा कि G7 से लौटते समय उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पहली बार, रूबियो इज ए वेरी सेंसिबल गाय, मेजर्ड बोलते हैं जो उनके दिमाग में होता है, तो उन्होंने बोला कि वी कैन अचीव ऑल दी मिशंस एंड टारगेट्स ऑफ दिस वॉर विदाउट सेंडिंग आवर ट्रूप्स। तो ये एक बहुत मेजर स्टेटमेंट है कि उन्होंने बोला कि हम शायद ट्रूप्स भेजने की, क्योंकि पेंटागन लगातार प्रेशर कर रहा था, हाँ। नए नए मरीन्स को, 82nd एयरबोर्न डिव को वहां भेजो। अब एक नया थर्ड फ्रिगेट भेज रहे हैं ये, क्योंकि फोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो ऑल दोस थिंग्स, तो ये एक मेजर डिसीजन इनको लेना होगा। लेकिन इनका जो पावर इंफ्रा को हिट करने का एक मिशन है कि न्यूक्लियर पावर में, वो एक मेजर कंसर्न होगा, क्योंकि अगर इन्होंने बुशहर में डायरेक्ट हिट कर दिया उस फैसिलिटी को, जिसको कल इजराइल ने उसके अगल बगल में हिट किया, ये दिखाने के लिए कि वी नो दिस प्लेस और तुम इसको बचा नहीं पाओगे, तुम्हारा एयर डिफेंस यहाँ पे फेल कर चुका है, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अनलाइक मिडनाइट हैमर, जहां इन्होंने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया था, जहां सिर्फ यूरेनियम को एनरिच कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बुशहर में एक इनका न्यूक्लियर रिएक्टर है, हाँ। जहां पे वो यूरेनियम है जिसको अगर हिट किया तो रेडियो एक्टिव रिलीज होगा और बहुत मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज आएंगे। हाँ। तो उसको लेके आशीष अभी इनको कंफ्यूजन होगा कि व्हाट नेक्स्ट, और इन द मीन टाइम ही इज बाइंग टाइम टू प्रिपेयर मोर फॉर एन असॉल्ट। जी हाँ, मैं उस पे ही आ रहा था कि जो 5 से 10 दिन का समय हुआ, भूषण सर, वो क्या एक स्ट्रैटेजी है या वाकई ट्रंप साहब बैकफुट पर हैं? धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल बैकफुट पे ही हैं। बैकफुट तो पहले दिन से नजर आ रहा है। एकदम अर्जेंसी में यहाँ ईरान में घुस गए हैं बिना सोचे समझे। हाँ। इसलिए 4 हफ्ते हो गए, कुछ अचीव नहीं कर पाए। मदुरो की खुमारी में थे, मदुरो वाला काम होगा यहाँ भी। और दूसरी बात, मेन बात तो ये है कि डोमेस्टिक उसकी ऑडियंस को भी, मैं तो समझता हूँ एप्स्टीन फाइल्स वगैरह जो बातें हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि इजराइल ने इनको फोर्स किया है, आप आइए ईरान को तबाह करिए, बढ़िया मौका है, हमने तो खमैनी को भी चुन लिया है, टारगेट करेंगे। आपको पता है लड़ाई 27 को भी हो सकती थी, 28 को भी, उसके बाद भी हो सकती थी, जिस दिन खमैनी टारगेट में था, पकड़ में था। और उसके बाद ये सऊदी ने भी किया है, भाई ये शिया है, पावरफुल है, आप तो रहते हैं गल्फ में, नहीं रहते, हम तो रहते हैं, हमको दबा देगा। पर सवाल ये है, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब बहानेबाजी है। चाहे उनके जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं या उनके पीट हेग्सेथ हैं, मार्को रूबियो है, सब ये कुछ कहते रहते हैं। मेरी समझ में आंकलन मेरा पक्का है। क्यों? अभी तो कुछ अचीव नहीं कर पाए। हाँ। अभी तो इनकी पगड़ी हिल रही है। हाँ। इनकी नाक कट रही है, किसकी? ट्रम्प की। तो ये विड्रॉ तो कर नहीं सकते, तो 15 पॉइंट चार्टर दे दो, फिर ब्लेम कर दो ईरान एग्री नहीं करता है। हाँ। और फिर उसके बाद क्या है, ये जरूर जरूर
यूएसएस ट्रिपोली तो पहुंच गया गल्फ के अंदर। हाँ। और वो बॉक्सर जो है पहुंचने वाला है 7-8 दिन में, अभी 7 दिन एक्सटेंड किया, अप्रैल 7 तक किया है। ये जरूर ग्राउंड अटैक खर्च पे करेंगे। पर आप देख लीजिए टैंकर्स वॉर जो हुआ था 1980-88 में, उस टाइम ईरान इतना मजबूत नहीं था, खाली 2% ब्लॉकेज हुई थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। अभी 95% ब्लॉकेज हुई है। डेली 150-200 शिप पास होते हैं और अब तक खाली 5% पास हुए हैं। तो ये जो है बहुत भारी झटका इनको मिला है। और ग्राउंड फोर्सेस जरूर करेंगे। और ग्राउंड फोर्सेस क्यों करेंगे? देखिए ऐसा है, करें तो तकलीफ, ग्राउंड फोर्सेस लैंड ना करें तो तकलीफ, पर करेंगे क्यों? ताकि डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए भाई हम लड़ रहे हैं, लड़ाई है, हमारे पीछे आप इकट्ठे हो जाओ। उनकी महंगाई बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही हैं, तो ये करेंगे। तो करने में क्या होगा? अभी यूएस आफ्टर ऑल करने में क्या होगा? फंसेंगे, क्योंकि आईआरजीसी के पास आर्तेश क्या है? रेगुलर आर्मी ईरान की 6 लाख फौज है और 2 लाख आईआरजीसी है। तो इनको छोड़ेंगे नहीं है। और ये इतना 1000 किलोमीटर का कोस्ट है ईरान का, और ये उतने वेल फोर्टिफाइड है। आसान नहीं होगा। बॉडी बैग्स का तो अमेरिका कितनी पावरफुल हो, तो ये वियतनाम भी देखा पावरफुल था, अफगानिस्तान भी मैंने देखा पावरफुल था अमेरिका, क्या हुआ? बड़ा मुश्किल होगा। तो सवाल ये, खाली ये हवाई फायर कर रहे हैं हम, तो 7 अप्रैल तक कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि वो हमें तो करना नहीं है ग्राउंड अटैक, और जरूर करेंगे मेरी समझ में। और सेकंडली मैं आपको बता दूं जी। एक छोटी सी बात आशीष जी, जी, जी। ये कहना कि, और हमको दुनिया भर में, आपको मेरे को भारतीयों को दुनिया में हमें एक चूर्ण पिलाया जा रहा है कई सालों से, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब है ड्रग्स का? है तुम्हारे यहाँ भी ड्रग्स है? हाँ। तुम्हारे यहाँ भी हम ब्लैक्स को आप हेटेड करते हैं, और आपने, तो आप ड्रग्स का करते हो। अब ये तुम्हारा, तुम दुनिया के पुलिस में नहीं हो। ये इसकी बात खत्म होना चाहिए। कभी ग्रीनलैंड को झपट्टा मारना चाहते हो, कभी क्यूबा पे करना चाहते हो, कभी मदरो कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब भाई? ये गलती है। ईरान ने जो किया 7 अक्टूबर 23 में, ईरान की आबादी से इसराइल पर अटैक हुआ, वो भी टेररिज्म था। हाँ। तो टेररिज्म का जवाब टेररिज्म दे रहे हैं आप ट्रंप साहब। हाँ। उनके साथ हमें खड़ा 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। हाँ। ये मिलिट्री बात हो रही है अभी तो, ये तो मॉरल ग्राउंड तो है ही नहीं। और ये कहना, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ईरान की गलती है। और ईरान तो 9 करोड़ का देश, आबादी का देश है, 4 गुना बड़ी पॉपुलेशन ईराक से। इराक नहीं है। बिल्कुल। गलती यहां पर कौन सही कौन गलत की बात तो सेकेंडरी हो जाती है। सबसे जरूरी हो जाता है कि इस युद्ध में नुकसान कितना और किसका नुकसान होना है, सर उसको भी समझना जरूरी हो जाता है। और अल्ताफ जी मुझे लगता है इसको ज्यादा बेटर वे में और बता पाएंगे। सर वैश्विक स्थिति वो इस वक्त, मैं अगर आकलन कर पा रहा हूं, वो डगमगाई हुई है और उसकी वजह से हर देश परेशान नजर आ रहा है। अब बीच का रास्ता बेहद जरूरी है, लेकिन वो निकले कैसे? देखिए आशीष जी, अभी जो वार रेटोरिक चल रहा है और इसके बीच जो टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों, खास करके अमेरिका और ईरान की तरफ से जो आए हैं जी, इसमें कोई कॉमन ग्राउंड फाइंड करना दोनों पक्षों के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ ट्रंप को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, उनको अपनी दिखानी है, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करो या आप ग्लोबल ऑर्डर की बात करो, दोनों जगह उनको प्रूव करना है अपने आप को कि अमेरिका की हेजेमनी बरकरार है, अमेरिका इज द सुपर पावर, और मागा और जितने भी उनके कंसेप्ट हैं, मेक अमेरिका फर्स्ट। दिक्कत है कि इसी में सारा ये पूरी विश्व व्यवस्था चरमरा गई है। जो ग्लोबल डिसऑर्डर इन्होंने फैलाया हुआ है, इनकी महत्वाकांक्षा की वजह से एक तरफ इजराइल फंस गया है, दूसरी तरफ जो गल्फ अरब के देश हैं वो भी फंसे हुए हैं, तीसरी तरफ ईरान का तो जो नहीं सर, लेकिन सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन इजराइल क्यों फंसा? इजराइल तो ये चाहता ही था, उसकी तो मंशा थी पहले से ये। देखिए इजराइल अभी मल्टी फ्रंट पे आ गया है। मल्टी फ्रंट वार लड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ। पिछले लगभग 800-900 दिन से कंटिन्यूअसली गाजा में वो फंसा हुआ है। उसकी वार फैटिगनेस इतनी ज्यादा हो गई है, मीडिया रिपोर्ट्स आप देख लीजिए कि वहां पे सैनिकों की कमी हो गई है। अब वो फिर से अपने नियम को, अपने रूल्स को चेंज करके, जो रिजर्विस्ट उनके हैं उसका टेन्योर बढ़ाने की बात, जैसे मेल में 32 मंथ का उनका टेन्योर होता है, उसको 36 मंथ करने की बात है। फीमेल के लिए 24 मंथ का जो मैंडेटरी टेन्योर है, तो वहां पे अभी उनके सैनिक कम गए हैं, उनके असला हथियार कम गए हैं। उनका एक तरफ हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, हमास से लड़ रहे हैं, अब ईरान से लड़ रहे हैं।
उधर हुती ने अगर फ्रंट खोल दिया, कितनी जगह वो लड़ेंगे? देखिए, हर किसी की एक लिमिटेड क्षमता होती है। उनका पॉपुलेशन ईरान के सामने तो कुछ नहीं है, कहाँ ये 9 करोड़ 10 करोड़ और कहाँ वो 1 करोड़ की लगभग उनकी जनसंख्या है। तो हर तरह से ठीक है, टेक्नोलॉजी में सुपीरियर है वो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।